है कि ये घर गांव के एक किनारे पे स्थित है। शायद इसीलिए रात में पड़ोसियों को सूचना नहीं मिली है। पुलिस को सुबह 7:15 बजे सूचना मिली थी, तो तमाम वरीय पदाधिकारी यहां तुरंत पहुंचे हैं। एफएसएल की टीम और डॉग स्क्वाड की टीम ने भी पहुंचकर जांच की है। एफएसएल के लोग अभी जांच अंदर कर रहे हैं और हम लोगों ने भी देखा है कई महत्वपूर्ण सुराग हम लोगों को मिले हैं। हम लोग उद्भेदन के बहुत ही नज़दीक हैं और पूरी कोशिश है कि आज ही घटना का हम लोग उद्भेदन कर दें और अपराधियों की गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। बहुत जल्दी आप लोगों को और विस्तृत जानकारी भी दी जाएगी। सर, क्या लगता है कि वो चोरी के अंदर घटना या फिर हत्या के नियत से आया गया था? ये कई एंगल हैं, लेकिन जैसे मैंने कहा कि हमारे पास कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हम लोगों को मिली हैं, कई अच्छे सुराग मिले हैं और बहुत जल्दी ही अगले 6-8 घंटे में हम लोगों को पुनः आप लोगों को विस्तृत जानकारी देंगे। सर, एक लाल बॉक्स मिला है सर मकान के पीछे में, क्या सर वो एक अहम कड़ी हो सकता है जांच में? वो एक छोटी सी अलमीरा है जिसमें कुछ महत्वपूर्ण कागजात और अपना व्यक्तिगत सामान रखा जाता था, जो घर के पीछे फेंका हुआ मिला है। एक छोटा सा तालाब है गड्ढानुमा, उसमें पानी में फेंका हुआ मिला है। उसमें जो कुछ कागज पत्र थे वो कुछ गीले भी हुए हैं, उन सब की जांच की जा रही है। वो भी एक महत्वपूर्ण सुराग है। इसके अलावा टेबल पे 3 खाली गिलास मिले हैं और भी हम लोगों को ह्यूमन इंटेलिजेंस से आसपास के लोगों से कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं मिली हैं। टीम अपना काम कर रही है। एसआईटी का गठन किया गया है एसपी ग्रामीण के नेतृत्व में। तमाम अध्यक्ष एसडीपीओ लोगों को इसमें शामिल किया गया है। सबको अनुसंधान के अलग अलग बिंदु पर काम बांटा गया है। सब लोग अपना काम कर रहे हैं और पूरी कोशिश है कि आज शाम तक इसको कर लेंगे। घटना घटी है और दोषी व्यक्ति की तलाश की जाएगी। वहाँ सारे जो पुलिस के लोग हैं, वरीय पुलिस अधीक्षक, स्थानीय जो बिरौल के डीएसपी हैं, उन सब से भी बातचीत हुई है। सभी लोग घटना स्थल पर पहुँचे हुए हैं और छानबीन चल रही है। उनके घर में जो मुकेश सहनी जी के पिताजी का जिनका हत्या हुआ है, उस घर में सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है। अगल बगल के जहां कैमरा लगा हुआ है उनसे जो है अभी देखा जा रहा है। उनके घर का एक बक्स भी जो है बाहर फेंका हुआ मिला है। छानबीन चल रहा है और हम लोग को पूरा विश्वास है स्थानीय पुलिस पर कि वो इसमें जो भी लोग शामिल हैं उनको गिरफ्तारी बहुत जल्द हो जाएगी। आज कल परसों जब भी हो, लेकिन गिरफ्तारी तुरंत होगी और जो लोग भी इसमें शामिल होंगे वो गिरफ्तारी से नहीं बच सकते हैं, सज़ा से नहीं बच सकते हैं और हम लोग विश्वास दिलाते हैं कि इसमें तुरंत कार्रवाई होगी। तेजस्वी यादव भी इस घटना को लेकर ट्वीट कर रहे हैं, जंगल राज कह रहे हैं। क्या सही में बिहार में जंगल राज आ गया है क्या? नहीं, वो अपने राज को याद कर रहे हैं और हम लोग तो कभी यह नहीं कहते हैं कि हम लोग के सरकार में एक भी घटना नहीं घटेगी। ये तो न हम कह रहे हैं और न कोई कह सकता है। ऐसा कोई जगह है जहां घटना नहीं घटता हो। घटना कम से कम घटे, नहीं घटे उसके लिए सरकार और प्रशासन प्रयास करती है, लेकिन घटना तो ऐसा कोई देश ही नहीं है जहां नहीं घटती है। हम लोग एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि विपक्ष के नाते तेजस्वी जी हो या अन्य कोई भी नेता हो जो बोलते हैं, उनको जरूर इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इससे जनता पर बहुत बुरा असर पड़ता है और हम लोग अपना स्थिति को देखते हुए बोलना चाहिए कि कोई भी आदमी कम से कम जो है निष्पक्ष होकर के किसी भी मामले में कार्रवाई करे, कोई किसी पर बाधा नहीं पहुंचावे। पुलिस जो है सो पूरे निष्पक्ष होकर के कार्रवाई करे, उसमें कोई बाधा नहीं डाले। और यही कारण है कि यहाँ जो भी घटना घटती है उसमें पकड़ में भी आता है और उस पर जो है सो कार्रवाई भी होती है। पहले के तरह या उन लोग के राज के तरह यह तो नहीं है कि लोग घटना करके और उनके यहाँ ही जा कर के छिपने का काम करते थे। ये लोग क्या आरोप लगाने का काम करते हैं। सामने आया है कि मुकेश सहनी के फादर का मर्डर हो गया है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि बिहार के अंदर जंगल राज है। बिहार के अंदर रोज लोग कहते हैं कि आज कौन सा पुल गिरेगा। तो बिहार की हालत बहुत खराब है और मुझे लगता है कि नीतीश कुमार की सरकार जो है वहां पे काम नहीं कर पा रही है। का शव क्षत विक्षत हालत में मिला है, क्या कहना है? क्या कहूं इस पर, मतलब क्या ही कहा जाए। आप याद करिए, बीते 6 महीनों में 8 महीनों में कभी ऐसा 6 महीनों में नहीं हुआ कि आपने कोई सवाल बिहार के लॉ एंड ऑर्डर पर ऑल्टरनेट डे ना पूछा हो। ये परिस्थितियां, रिटोरिकल जवाब दिया जाता है। हम ना किसी को बचाते हैं ना किसी को फंसाते हैं। कानून अपना काम करेगा, उद्बोधन जल्दी होगा, क्या फर्क पड़ता है। ये हालात, लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं है।
मुख्यमंत्री जी के नियंत्रण में बिहार है ही नहीं, और जिनके नियंत्रण में है वो स्वयं के नियंत्रण में नहीं है। भुगत कौन रहा? आम शहरी, आम आवाम। आज मुकेश भाई के पिता की निर्मम हत्या हुई कल। ईश्वर उनको संबल दे। माता पिता का साया उठना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल होता है, कोप करना। लेकिन हम किससे सवाल पूछें? रिटोरिकल स्टेटमेंट मैं देख रहा हूं सुबह से, कुछ से कुछ बके जा रहे हैं, बोले जा रहे हैं कि ट्रंप को भी वो कमाल की बात है भाई। मतलब शर्म को, हया को कहां छोड़ा है? त्वरित कार्रवाई हो, और बिहार सरकार से अगर नहीं संभल रहा है तो हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि मुख्यमंत्री जी कह दें आई क्विट। सर, मुझे जो इनका यहाँ राजस्थान में ढंग दिख रहा है, मैंने कल भी बोला था, मैं आज भी बोल रहा हूँ कि ये सरकार, मुख्यमंत्री के पूरा प्रदेश समझ में भी नहीं आ रहा है। मंत्रियों के मुझे क्या काम करना वो समझ में नहीं आ रहा। इनको ऐसे बाबू मिल नहीं रहे हैं, अधिकारी इनकी मान नहीं रहे हैं। मैं समझता हूं कि अभी तो झगड़ा ये चल रहा है कि पहले झगड़ा चल रहा था कि बजट कौन प्रस्तुत करेगा। बना मुख्यमंत्री जी रहे थे, अंतिम जो रूप दिया गया वो वित्त मंत्री के द्वारा दिया गया, फिर पढ़ा गया वित्त मंत्री के द्वारा, और उसके बाद में उसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री कर रहे हैं। फिर जो समीक्षा है बजट को इम्प्लीमेंट करने की, उसमें वित्त मंत्री गायब है। और आज मैं समझता हूं कि जवाब वित्त मंत्री का हक बनता है, उसी के द्वारा दिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें भी कई तरह के रोड़े अटकाए जा रहे हैं कुछ लोगों के द्वारा। मैं समझता हूं कि कल शायद सीएम को इसीलिए उन्होंने कॉल किया था कि आप इस तरीके से वहां पर झगड़े मत फैलाइए, अपने आप को पूरी सरकार को कंट्रोल कीजिए, एमएलए को कंट्रोल कीजिए। एक इस्तीफा तो दिया हुआ है, वो इनसे निपटा नहीं, और दूसरे इस्तीफों की तैयारियां चल रही है। मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं कि ये सरकार पूरी तरीके से फेल है। जनता के मुद्दों से उनको कोई वास्ता नहीं है, प्रदेश के विकास से इनको कोई वास्ता नहीं है। बिहार के राकेश साहनी के पिता की निर्मम हत्या कर दी गई। बिहार के दरभंगा में भोर सुबह की ये घटना है। हालांकि इसमें एसआईटी बना दी गई है, फॉरेंसिक टीम्स घटना की जांच कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अभी जो विपक्ष का कहना ये है कि इस तरह की जो निर्मम हत्याएं हैं, जो अपराध है, वो बिहार में बढ़ता जा रहा है। अब एक राजनीतिक दल के लोगों की हत्या होने लगी इस तरह से। देखिए, वो घटना दुखद है, इसी घटना की हम निंदा करते हैं, और सरकार पूरी तरह कटिबद्ध है। एसआईटी गठित कर दी है सरकार। जो भी अपराधी हैं उनको पकड़ने के लिए पूरी कोशिश में लगी है, और उसका रिजल्ट भी जल्द ही सबके सामने आ जाएगा। By now, the head should have rolled. The DG should have been sacked by now. Because जो इस वक्त हो रहा है, पिछले 32 months में almost 50 soldiers have lost their lives. Nobody is being held accountable. और जो इस वक्त के DG हैं, he is more, busy with fixing things politically. उनका जॉब है पीडीपी के लोग कैसे तोड़े जाए, लोगों को कैसे हरास किया जाए, उनको कैसे धमकाया जाए, जर्नलिस्ट को कैसे तंग किया जाए। आपका जो पासपोर्ट है उसको वेपन बना दिया गया है, वेरिफिकेशन को वेपनाइज किया गया है। यूएपीए कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को लगाया जाए, किस तरह ज्यादा से ज्यादा रेड्स किए जाए। यहाँ पर बिजनेसमैन बेचारे रो रहे हैं, कभी एक रेड, कभी दूसरा रेड, कभी ईडी का रेड, कभी इनकम टैक्स का रेड। हमारे जो मौलवी हैं उनको भी नहीं बख्शा जाता है, उनको ब्लैकमेल किया जाता है कि अगर आप हमारे कहने पे मस्जिदों में काम करोगे तो तुमको बाहर रखेंगे, नहीं करोगे तो जेल में डाल देंगे। बार एसोसिएशन उनको जेल में डाल, क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन करना चाहते थे। तो ये क्या हो रहा है? वी डोंट नीड अ फिक्सर हियर, वी नीड अ डीजी। हमारे पास यहाँ पहले भी बाहर से बहुत डीजी आए हैं, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। बहुत सारे जो बाहर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स आए हैं, पर किसी ने कम्युनल लाइंस पे आज तक काम नहीं किया। यहाँ सिर्फ कम्युनल लाइंस पे काम हो रहा है। आप मुलाजमों को नौकरियों से निकालते हैं करप्शन के नाम पे। कौन होते हैं वो लोग? मेजॉरिटी कम्युनिटी के, मिलिटेंसी का इल्जाम देके। हर चीज में आपने कम्युनलिज्म को लाया है। इवन पुलिस में भी आप देखिए कि पुलिस वालों की फाइलें उनको यूज किया जाता है,
उसके बाद उनको सेल में फेंका जाता है, उनकी फाइलें तैयार की जाती हैं, ब्लैकमेल किया जाता है। इस तरह से जम्मू कश्मीर न चला है न चलेगा। जिस पार्टी का ये एजेंडा यहाँ चलाना चाहते हैं, इनको मालूम होना चाहिए जो उनका आइडियोलॉग था, डिप्टी प्राइम मिनिस्टर LK आडवाणी, जिन लोगों को इन्होंने जेल में डाला है या जो लोग इस दुनिया में नहीं है, उन सब के साथ उन्होंने डायलॉग किया। और दैट वाज फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। जब वाजपेयी जी प्राइम मिनिस्टर थे, जम्मू कश्मीर के हालात असली तरीके से सुधरे थे, क्योंकि यहाँ के लोगों ने उसमें बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल किया था। उनको लगा था कि पहली बार हिंदुस्तान की सरकार, यहाँ की एजेंसी कश्मीरी लोगों पे भरोसा कर रहे हैं और सारी सिचुएशन चेंज हो गई थी। आज सबसे बड़ा फेलियर इनका नॉर्थ कश्मीर में है, जहां बकौल इनके, मुझे नहीं मालूम है इंजीनियर रशीद साहब के खिलाफ क्या है। अगर इसी तरह से जैसे ये बनाते हैं झूठे केसेस, अगर वैसे ही केस हो तो फिर अल्लाह ताला। मगर वहां का जो इलेक्शन जीता गया वो राजशुमारी के नाम पे जीता गया, जो उनके तकरीरें वहां चलाई गई। इनको शर्म आनी चाहिए, इनको पता चलना चाहिए वहां जो लोग इस मुल्क के साथ खड़े थे, चाहे वो उमर साहब थे या सजादीनी लोन साहब थे, उनको लोगों ने वोट नहीं डाला, बल्कि उस सेंटिमेंट को वोट डाला जिस सेंटिमेंट को ये बंदूक के बलबूते पे खत्म करना चाहते हैं। ये इनकी सबसे बड़ी नाकामी है। ही शुड हैव रिजाइंड देन। उसके बाद इतने लोग, रोज हमारे जवान मारे जाते हैं, रोज हमारे जवान शहीद होते हैं। छोटे छोटे बच्चे छोड़ के, किसी की शादी अभी हुई होती है 6 महीने पर, कोई पूछताछ ही नहीं है, कोई बात ही नहीं है। उल्टा मेन स्ट्रीम को ब्लेम किया जाता है। भाई 6 साल से तो यहाँ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की सरकार चल रही है, क्या किया आपने? सारे हुर्रियत के लीडर या तो वो चले गए हैं दुनिया से या जेलों में आपके बंद हैं। आपने तो यहाँ के लोगों के साथ जंग छेड़ दी है, चाहे जर्नलिस्ट हो, बार एसोसिएशन हो, बिजनेसमैन हो, कोई मीडिया पे लिखता है, सोशल मीडिया पे, उसको जेल में डाल देते हो आप। यू आर फाइटिंग विद योर ओन पीपल। आपने यहाँ की, यहाँ से कहते हैं मिलिटेंसी खत्म है, तो यहाँ तो आपने अपने लोगों के साथ जंग छेड़ दी है। लोग तो दर बदर फिरते हैं, अगर किसी को नौकरी मिल भी जाती है तो वेरिफिकेशन उसको नहीं दे। तुम्हारा जो कोई बाप का रिश्तेदार था, मिलिटेंट था, वो चाहे वो जान भाग क्यों ना हुआ हो, किसी को पासपोर्ट नहीं देते हैं। सारा निजाम बिगाड़ के रखा है। वी डोंट नीड अ फिक्सर, वी नीड अ डीजी हियर। और ये डीजी को ये समझना चाहिए, यहाँ जो LG साहब हैं, कि यहाँ पर जो पूरे मुल्क से जवान आते हैं अपनी ड्यूटी करने के लिए, वो यहाँ से ताबूत में वापस चले जाते हैं। और इसका रेस्पॉन्सिबल कौन है? अगर आप कहते हैं मिलिटेंसी खत्म हुई है, तो जम्मू ये क्या हो रहा है? ये जम्मू में इतने लोग क्यों मारे जाते हैं? मुझे लगता है कि ये इसका नोटिस होम मिनिस्टर को लेना चाहिए, इसका नोटिस डिफेंस मिनिस्टर को लेना चाहिए, और उनको यहाँ रिस्पॉन्ड, बिकॉज पिछले 32 मंथ्स में, खासकर जब से ये DG साहब आए हैं, सबसे ज्यादा कैजुअलिटीज बॉर्डर पे कौन है? बॉर्डर पे क्या हमारे जर्नलिस्ट हैं? हमारा कोई कश्मीरी है? कोई मुसलमान है? कोई बिजनेसमैन है जो बॉर्डर्स को गार्ड? आप ही लोग गार्ड करते हो। और जब मिलिटेंट आया तो उसको रोकना किसकी जिम्मेवारी है? वो रीजनल पार्टीज की है क्या? वो उमर अब्दुल्ला की है क्या? महबूबा मुफ्ती क्या है जिसको आप अभी भी ब्लेम करते हो? इन्होंने जी यहाँ पर पाकिस्तान का, आपका नैरेटिव तो 6 साल से चल रहा है। क्या हासिल किया आपने? तमाचा पड़ा आपको नॉर्थ कश्मीर में आपके मुंह पे, जब वहां के लोगों ने राजशुमारी के नाम पे उन तकरीरों पे वोट डाला। यहाँ के नेशनलिस्ट फोर्सेस जो पिछले 70 साल से जम्मू कश्मीर को इकट्ठा रखा है, इस मुल्क के साथ जोड़े रखा है, उनको रिजेक्ट कर दिया। तो मुझे लगता है कि डिफेंस मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, उनको इसका नोटिस लेना चाहिए, और जो अकाउंटेबिलिटी फिक्स करके द हेड शुड रोल। साहनी के पिता की भोर सुबह निर्मम हत्या कर दी गई है दरभंगा के अंदर। नहीं, वहां तो देख रहे हैं, जब वहां के मुख्यमंत्री जी इंजीनियर को कह रहे हैं कि हम आपके पैर छू लें, तो मुख्यमंत्री जब पैर छूने लगेगा इंजीनियरों का, तो मैं समझता हूं कि वो वहां पर क्या व्यवस्था चलेगी। वहां तो पूरी तरीके से चाहे अधिकारी, चाहे वहां के जितने भी गृह विभाग के लोग हैं, पुलिस के लोग हैं, वो सब, कोई भी व्यक्ति वो अपनी पूरी क्षमता के साथ काम नहीं करेगा। जब मुख्यमंत्री खुद वहां के अधिकारियों के पैर गिरने के लिए तैयार है, तो मैं समझता हूं कि सारी चीजें इनके हाथ से निकल चुकी हैं।
ये बहुत ही निंदनीय घटना है। जो ये इंडिया गठबंधन के पार्ट हैं हम लोगों के, मुकेश सहनी जी, उनके पिताजी की हत्या, ये बहुत ही दुखद है। मैं शोक करता हूँ। क्या कहना कि कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं? देखिए, बिहार में कानून का राज चल रहा है, इसमें कहीं संदेह नहीं है। रहा बात मुकेश सहनी जी के पिताजी की घटना से, हम सारे लोग चिंता में हैं और संवेदना भी है। जो भी घटना का अंजाम दिया है, चाहे वो कितना हो दूर भाग जाए, प्रशासन उठा के लाएगी, उस पर उचित कार्रवाई करेगी। लेकिन जो आपके विपक्ष में बैठे हुए हैं बिहार में, वो कह रहे हैं कि अगर तुलना किया जाए जो लालू जी का शासन था, आरजेडी का शासन था, और रिपोर्ट निकाली जाए नेशनल क्राइम रिकॉर्ड की, तो पता लग जाएगा कि हकीकत क्या है। देखिए, सच्चाई यही है कि 90 से लेके 2005 तक बस के बस लोग उठा लिए जाते थे। शाम 4 बजे के बाद कोई बच्चा पढ़ने नहीं जाता था, या कोई किसान हो, बिजनेसमैन हो, चौक चौराहा पे नजर नहीं आते थे। अपने आप को सुरक्षित महसूस करने के लिए अपने मकान तक पहुंच जाते थे, घर तक पहुंच जाते थे। तो उस समय में अभी वर्तमान में बहुत अंतर है, और कानून उस समय हाथ पे हाथ रख के रहता था, मजबूर होता था। लेकिन कानून आज चाहे कितना हो बड़ा कोई हो, कानून उसको उसके गिरवान तक जाती है, उस पर उचित कार्रवाई करती है। बन रहा है, उसको लेकर लगातार विरोध हो रहा है। केदारनाथ धाम को लेकर जिस तरीके से लोग विरोध कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जय बाबा केदार। मेरे साथ इस वक्त दीदी हैं सुरभि सुमन जी, जो कि देहरादून से हैं, और भाई हैं शशिमन कोटनाला जी, जो कि रिखड़ीखाल ब्लॉक से बिलोंग करते हैं। और जहां तक आप केदारनाथ धाम की बात कर रहे हैं, केदारनाथ धाम दिल्ली में मंदिर बन रहा है, हम धाम नहीं बना रहे हैं। ये अनावश्यक तूल पकड़ा जा रहा है, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे उस कार्यक्रम में भूमि पूजन के लिए हम सब लोगों की रिक्वेस्ट पे वहां गए थे। वो तो धर्म रक्षक हैं, वो तो धर्म के लिए बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। 4 धाम जो यात्रा है उन्होंने बहुत सुगम और अच्छे तरीके से चलाई है, पूरे उत्तराखंड का नाम रोशन किया है। तो हमने हमारी रिक्वेस्ट थी कि वो लोग वहां पे आ जाएं, और हमारे भूमि पूजन में हम एक अच्छा काम कर रहे हैं, उत्तराखंड की संस्कृति को आगे बढ़ा रहे हैं, केदार का नाम आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए हम उनको यहाँ बुलाया था। हमारे कहने रिक्वेस्ट पे वहां गए थे, लेकिन उनका उस मंदिर से कोई योगदान नहीं है, उनका कोई लेना देना नहीं है, उस ट्रस्ट में उनका कहीं नाम नहीं है, और ना ही उत्तराखंड सरकार का किसी तरह से कोई योगदान हमें मिला है, और ना ही हमने उनसे मांगा है कभी भी। लेकिन अब जिस तरीके से विरोध हो रहा है केदारनाथ धाम को लेकर, तो क्या आप मंदिर का नाम चेंज करने पर विचार विमर्श करेंगे? बिल्कुल, हमें जब से पता चला है मीडिया के थ्रू या अखबारों के थ्रू कि कुछ लोगों को आपत्ति है कि ये केदारनाथ धाम नहीं होना चाहिए, केदारनाथ मंदिर नहीं होना चाहिए, यदि कि जिन श्रद्धालुओं को या पुरोहितों को या किसी समाज को हमारी इस नाम से आपत्ति है, ये वो आहत हुए हैं, तो हम जरूर इसके लिए नाम के लिए हमने अपनी कमेटी में बात कर ली है, हम नाम चेंज करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। नायब सिंह जी ने ये बीसी सम्मेलन में, ओबीसी सम्मेलन में, पिछड़ा वर्ग के सम्मेलन में हमेशा हरियाणा के पिछड़ा वर्ग ने भाजपा को आशीर्वाद दिया है। अब भाजपा का भाई ये कर्तव्य बनता है, जो कुछ किया है उससे ज्यादा कर हम आपके पास आए। नायब सिंह जी की कैबिनेट ने 3 निर्णय करे हैं। सबसे पहला निर्णय, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख करने का निर्णय नायब सिंह सैनी भाजपा सरकार ने किया है। इसके साथ साथ 8 लाख गिनने में तनख्वाह भी नहीं गिनी जाएगी और कृषि की आय भी नहीं गिनी जाएगी। अब हर बच्चे को ओबीसी का फायदा मिलेगा। अब तक पंचायतों में जो रिजर्वेशन था उसको भी बदलने का फैसला किया है। पंचायत में 8% रिजर्वेशन ग्रुप ए के लिए था, उसके साथ 5% रिजर्वेशन ग्रुप बी के लिए भी आज से शुरू हो जाएगा। इससे बहुत बड़े हरियाणा की जनता को ये आरक्षण का फायदा मिलेगा। रिजर्वेशन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में भी 5% ग्रुप बी के लिए शुरू होगा, 8% जस का तस रहेगा और ग्रुप बी का
already preparatory work is going on. All the several ministries, they have recommended how to implement the FAME 3 program. I think in future month or some days, future days, it will going to implement. So on the new EV policy, has Tesla committed anything on the investment? That issue is not in. So have you we haven't discussed anything. recommended a reduction in tax on hybrid cars or a reduction in cess? Because No, all those things actually under the leadership of Prime Minister, it will how best way we can survive this future plans. For that actually Prime Minister will going to take the decision. Finance Minister will go So to the take budget decision. recommendation you have made, sir, for cutting down taxes on hybrid vehicles, are we? So let us see actually next week budget presentation is there. In that everything you will going to get it. So the FAME 3 scheme. गंगा जिले के घनश्यामपुर थाना अंतर्गत ग्राम जिरात में वीआईपी पार्टी के प्रमुख श्री मुकेश सहनी के पिता श्री जीतन सहनी, उम्र लगभग 70 वर्ष की थी उनको अज्ञात अपराध कर्मियों के द्वारा हत्या कर दी गई। संभवतः घटना को रात्रि में अंजाम दिया गया था। सूचना अनुसार मृतक जीतन सहनी घर में अकेले रहते थे। घटना की सूचना पर तत्काल थानाध्यक्ष घनश्यामपुर, साथ ही साथ थानाध्यक्ष बिरौल, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी और पुलिस अधीक्षक ग्रामीण द्वारा पहुंचकर मामले की छानबीन की गई। पुलिस मुख्यालय के द्वारा भी इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया और तत्काल वरीय पुलिस अधीक्षक दरभंगा और पुलिस उप महानिरीक्षक दरभंगा को घटनास्थल पर पहुंचकर मामले की सघन जांच करने का निर्देश दिया गया। उस निर्देश के आलोक में दोनों पदाधिकारी घटनास्थल पर पहुंचकर पूरे मामले की और पूरे अनुसंधान की दिशा को निर्देश दे रहे हैं। एफएसएल की टीम को भी तत्काल रवाना किया गया। एफएसएल की टीम भी घटनास्थल पर पहुंचकर वैज्ञानिक जांच हेतु कार्रवाई कर रही है। घर के अंदर एवं बाहर पाए गए सभी सबूतों एवं साक्ष्यों की वैज्ञानिक जांच बहुत ही बारीकी से की जा रही है। अभी तक की जो सूचना मिल रही है उसमें घर की अलमारी एक बाहर पाई गई है, उसमें कुछ रुपए और कागजात मिले हैं, उसकी भी बारीकी से जांच की जा रही है। घर के अंदर 3 गिलास पाए गए हैं, उसमें किस तरह का पदार्थ है उसकी भी जांच की जा रही है। घर में 3 बाइक पाई गई हैं, तो वो बाइक किसकी हैं, मोटरसाइकिल, वो उस संबंध में भी जांच की जा रही है। तो कुल मिलाकर के एक वैज्ञानिक जांच हेतु जो सभी संबंधित साक्ष्य हो सकते हैं उसकी जांच की जा रही है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड को भी यहाँ से रवाना किया गया, वो भी घटनास्थल पर पहुंचकर उसके द्वारा जो कार्रवाई अपेक्षित है वो की जा रही है। पटना से एक एसटीएफ की टीम जो अपराध और अपराध कर्मियों में जानकारी रखने वाले दक्ष पुलिस पदाधिकारी हैं उनके साथ में भेजी गई है, जो कि तकनीकी जांच और रेड छापामारी में दरभंगा पुलिस की मदद करेंगे। घटना के त्वरित उद्भेदन हेतु एक एसआईटी का गठन किया गया है। उस एसआईटी में ग्रामीण पुलिस अधीक्षक दरभंगा उसकी नेतृत्व करेंगे। उसमें उसके अलावा 2 पुलिस उपाधीक्षक, 3 जो वहाँ के थानाध्यक्ष हैं उनको शामिल किया गया। उसके अलावा अन्य दक्ष पुलिस पदाधिकारियों को भी इस पूरी एसआईटी में शामिल किया गया है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल टावर का भी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज के अवलोकन के बाद 2 संदिग्धों को वहाँ से डिटेन कर उनसे पूछताछ की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है। सभी बिंदुओं पर पूरी गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ बहुत ही बारीकी और सघनता के साथ जांच की जा रही है। पुलिस मुख्यालय द्वारा लगातार घटना का अनुश्रवण किया जा रहा है। जो हमारे प्रयास हैं उसमें वैज्ञानिक अनुसंधान और जो आसपास के साक्ष्य हैं वो तकनीकी साक्ष्य हैं, सीसीटीवी, मोबाइल फुटेज और आसपास के लोगों के बयान के आधार पर हम लोग शीघ्र ही कांड का उद्भेदन करने में सक्षम होंगे और घटना में संलिप्त अपराधकर्मी को गिरफ्तार करेंगे। ऐसी हमारी टारगेट है और इस तरीके पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। मृत शरीर को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। उससे उनके शरीर पर कितने जख्म, किस तरह के जख्म, किस तरह के हथियार से कारित किए गए, ये सब भी जांच के क्रम में स्पष्ट हो पाएगा। सभी बिंदुओं पर और सभी एंगल पर हम लोग जांच कर रहे हैं और शीघ्र ही इस घटना का। मैम आपका नाम, आपका परिचय? मेरा नाम नीलिमा थापा, मैं ब्रिजेश थापा के मम्मी हूँ। मैम आपका फर्स्ट रिएक्शन क्या कहना चाहेंगे?
अब क्या बोल सकते हैं, हमें क्या रिएक्शन तो क्या हो सकता है ना। हमें अपने बेटा को गुम ही कर दिया, अभी तो आएगा भी नहीं कभी वो वापस। कब पता चला? कल रात को पता चला 11 o'clock को। तो आपका लड़का कैसा था? वो तो बहुत ही डिसेंट था और ऐसे मतलब कंप्लेन कभी नहीं करता था वो। जैसे कंप्लेन करते ना लोग, ऐसे था, ऐसे नहीं था वो। इज अ वेरी डिसेंट गाय। तो जैसे तो उसको आर्मी में जाना भी था, तो बता भी रखा था हम लोग ने कि आर्मी में ज़्यादा लाइफ टफ होता है। क्योंकि उसने देखा हुआ है अपने पापा को। हमने बोला तो तुम या तो नेवी में जाओ या एयरफोर्स में, तो उसने वही फिर आर्मी में जाने के लिए सोचा। फिर तो मम्मी है आप, शहीद हुआ है आपका लड़का, देश के साथ लड़ाई करते हुए शहीद हुआ है देश के लिए, क्या कहना चाहेंगे? गर्व महसूस कर रहे हैं या क्या कहना? गर्व तो होता ही है ना। देश के लिए कुछ किया उसने, है ना। तो देश के लिए तो कुछ किया हुआ, तो गर्व तो होता ही है। ये है कि उसके अलावा फिर उसको हमने अभी वो हमसे दूर गए ना काफ़ी, उसके लिए भी हो सकता है। सख्त कार्रवाई करना चाहिए तेजस के खिलाफ। वो तो करना तो चाहिए, अभी वो तो करेंगे, गवर्नमेंट करेंगे भी। अभी ऐसे तो नहीं है कि गवर्नमेंट ऐसे बैठेंगे, वो लोग करेंगे ऐसे भी। लेकिन लोकसभा में आप लोग उतना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाए। आपकी राज्य सरकार से भी काफ़ी उम्मीदें थी। ऐसे में फैक्ट फाइंडिंग टीम जो है वो ये पता लगाने में लगी हुई है कि कहाँ कमियां रही, वो भी आला कमान को। तो ये कब तक आला कमान को रिपोर्ट सौंप दी जाएगी? और कुछ अगर उस रिपोर्ट के अंश अगर आप बताना चाहें, कहाँ कमी रही? क्या गुटबाजी एक मेन कारण था जो लोकसभा में तो दिखाई दिया, लेकिन बाईपोल रिजल्ट में वो नजर नहीं आया? आप इस पर कुछ? नहीं, ऐसा कोई गुटबाजी नहीं थी। मैं तो ये कह सकता हूँ कि कहीं ना कहीं जो है वो नरेंद्र मोदी जी के नाम पर ये वोट केंद्र जब चुनाव हुए लोकसभा के उसमें पड़ा। मगर ये ज़रूर है कि हमारा वोट परसेंटेज बढ़ा है, 14% इंक्रीज़ हमारे वोट परसेंटेज में ओवरऑल हुआ है। मगर फिर भी हार तो हार होती है, तो निश्चित तौर से उसके ऊपर मंथन भी हो रहा है, क्या कारण उसके रहे, क्या उसमें कोई कैंडिडेट्स की कमी रही, कोई डिले ऑफ नेम की वजह से ये चीज़ें हुई, या इन सब चीज़ों के ऊपर मंथन हो रहा है। और ये जितने हमारे पहाड़ी राज्य है, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो हिमाचल है, वहाँ पे इस तरीके का प्रदर्शन रहा है। तो इसके बारे में अभी जो हमारी कमेटी आई है हिमाचल, वो भी AICC की कमेटी है, वो भी इसके ऊपर विचार और मंथन कर रहे हैं। और क्या करेक्टिव मेजर्स हमें आने वाले समय के लिए लेने हैं, उसके ऊपर भी विचार हो रहा है। वैसे ही बाईपोल्स में अच्छा प्रदर्शन रहा है और हम वापस हमारा आंकड़ा 40 के ऊपर विधानसभा में पहुंच चुका है। तो हम पूरी मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के जो सोच है, जो उनकी पॉलिसीज़ है, उसको मुख्यमंत्री जी के साथ सब मंत्री मिलकर उसको धरातल पे इम्प्लीमेंट करने का कार्य कर रहे हैं। सर, इस बारे में बताया बाहर था, मैं भी जस्ट पहुंचा हूं और मुझे मीडिया के माध्यम से गांव से जानकारी प्राप्त हुआ है कि हत्या कर दी गई है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी बातचीत हुई है, गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से भी बातचीत हुई है और आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी से भी बातचीत हुई। तमाम हमारे जितने भी शुभचिंतक हैं, राज्य के लीडर और देश के नेता, सभी लोगों से बातचीत हुई है और सभी लोगों ने आश्वस्त किए हैं कि जो दोषी है उनको बख्शा नहीं जाएगा। मेरा तो राज्य सरकार माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस पे खुद ही संज्ञान लेते हुए जो दोषी है उसको सजा दी जाए। अभी तो मैं खुद अभी जा रहा हूँ, आज शाम में वहाँ जाने के बाद देखता हूँ कैसे क्या है सारी चीजें। जी हाँ, जानकारी CM साहब से बातचीत हुई है और सर ने कहे कि हम सारा चीज को देख रहे हैं अपने स्तर से और दुखद घटना है और अपने तरफ से हमें जो भी संसाधन दिए हैं। गृह मंत्री जी भी फोन किए थे, लालू जी भी फोन किए और तमाम जितने भी हमारे देश के राज्य के नेता हैं सभी लीडर फोन करे। सभी लोगों ने कहा हम आपके साथ हैं और इस घटना पे हम नजर बनाए रखें। आज सबसे पहले तो मैं छिंदवाड़ा के लोकसभा में विजय के इतिहास के बाद पांडुर हमारे अमरवाड़ा विधानसभा में जो उपचुनाव में जीत का इतिहास बना, उसके लिए मैं अमरवाड़ा की जनता का हृदय से धन्यवाद और आभार करता हूं। ये जो जीत है छिंदवाड़ा के अंदर, अमरवाड़ा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति जनता का अथाह विश्वास है। केंद्र सरकार में प्रधानमंत्री मोदी जी और मध्य प्रदेश के अंदर हमारी सरकार माननीय डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार
में विकास के जो काम है, गरीब कल्याण, जो मैंने कभी छिंदवाड़ा में कहा था कि अगर छिंदवाड़ा किसी का गढ़ है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीब कल्याण की योजनाओं के हितग्राहियों का गढ़ है। और आज उसी लिए विजय का इतिहास छिंदवाड़ा में, अमरवाड़ा के अंदर बना है। मध्य प्रदेश ने इस बात के लिए इतिहास रचा है, तो मैं जनता का धन्यवाद करता ही हूं, लेकिन कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम, जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, चाहे भाई बंटी साहू हो जो आज लोकसभा के सम्मानीय सदस्य हैं, या अमरवाड़ा के अंदर कमलेश शाह हमारे जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, एक एक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की अथक मेहनत और परिश्रम से आज हमने अमरवाड़ा में भी विजय का इतिहास बनाया है। अभी आपने देखा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, अभी 3 दिन नहीं हुए हैं, विजय हमको मिली है। हमने अपने संकल्प कि हम विकास के प्रति प्रतिबद्ध हैं, अब विकास छिंदवाड़ा का तो अब होगा, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी ने उद्योगपतियों के साथ, सामाजिक लोगों के साथ और कौन कौन सी संभावनाएं, इस पर आज बात की है। और एक रीजनल कॉन्क्लेव इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के लिए जो प्रयास शुरू हुए हैं, ये एक महत्वपूर्ण कदम मुख्यमंत्री जी ने, हमारी सरकार ने उठाया है। और जो जो कमिटमेंट थे, आज उन कमिटमेंट पर भी जनता का जो आशीर्वाद मिला है, उन सारे कमिटमेंट को पूरा करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी। 22 तारीख से हमारी कांवड़ यात्रा शुरू हो रही है और 2 तारीख से लगातार चलेगी। बीच में पंचक का समय रहता है और 30 तारीख से लेकर 2 तारीख तक फिर डाक कांवड़िया हमारे स्टार्ट होते हैं। क्योंकि 30 तारीख से लेकर 2 तारीख का समय हमारे लिए काफी चैलेंजिंग है। इसमें जो यात्राएं हमारी रहती है, 30 तारीख से पहले वो तो हम कांवड़ पट्टी में कांवड़ के श्रद्धालुओं को हम अलाउ करते हैं, लेकिन उसके बाद वो हाईवे को यूज करते हैं। इस दौरान जो ट्रैफिक हमारा नारसन बॉर्डर से आपका डाइवर्ट होता है बैरागी कैंप के लिए, उस जगह पे पार्किंग की सुविधाएं वाकई में डेवलप करने की जरूरत पड़ जाती है। अगर वहां पे कुछ अव्यवस्था होती है तो उसका इफेक्ट पूरे शहर में होता है। तो आज हमने वही निरीक्षण किया है, कितने टॉयलेट्स हमारे बन रहे हैं, स्टैंड पोस्ट हम लोगों ने कितने लगाए हैं और बिजली की लाइनें हमने कितनी बिछा दी, और जो टॉयलेट्स हमने लगाए हैं उसमें सफाई की व्यवस्था क्या होगी, इसको भी सुनिश्चित कराने के लिए लगातार हम लोग ड्यूटियां लगाएंगे। हर दिन चेक कराएंगे कि जितने भी कांवड़िए हमारे आते हैं, श्रद्धालु आते हैं, उनको एक साफ और एक स्वच्छ एक एनवायरनमेंट मिले। और जितने भी कांवड़िए, उन लोगों से अनुरोध भी ये है कि आप खासकर हमारे हरकीपड़ी क्षेत्र को, मालवीय द्वीप वाले क्षेत्र को, जितने घाटों में आप लोग स्नान करते हैं, जहाँ से गंगा जल ले जाते हैं, उसको स्वच्छ रखें, पॉलीथीन का बिल्कुल कम प्रयोग करें और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का सहयोग करें। सर की बार काफी ज्यादा कांवड़ की आने का अनुमान है। उसमें देखिए लास्ट ईयर लगभग 4 करोड़ के करीब कांवड़ श्रद्धालु आए थे। इस बार हम मान के चल रहे कि 4.5 और 5 करोड़ के बीच में इनकी संख्या रहेगी। तो हम उसी दृष्टिकोण से भी हम इसकी तैयारी करें। लगातार जब कांवड़ शुरू होती है कोई व्यवस्था भी की जाती है उनको। उसमें देखिए माननीय मुख्यमंत्री जी के स्पष्ट निर्देश है कि जितने भी हमारे श्रद्धालु हमारे आते हैं, एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाए। तो देखिए, हमारे झारखंड में चुनाव में जो हमारे भव्य विजय हुआ, 9 लोकसभा सीट में हमारा विजय हुआ। हम लोग जब झारखंड में आया, शिवराज जी और मैं, हम लोगों ने एक कार्यक्रम का रूपरेखा निर्माण किया कि हर विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी में एक एक अभिनंदन सभा होगा। जो जो पोलिंग बूथ में हम लोग को लीड मिला है, वो पोलिंग बूथ का अध्यक्ष को हम लोग अभिवादन करेगा। आज मैं बहुत संतुष्ट हूँ कि हमारा यह कार्यक्रम बहुत अच्छा चला। कल यह कार्यक्रम का समापन है। लगभग हमने सारी विधानसभा में 7 तारीख से शुरू करते हुए आज तक सारी विधानसभा में हम लोग एक एक अभिनंदन सभा को हम लोग बहुत अच्छा तरीका से हमने इसको इम्प्लीमेंट किया। और आज मेरा सौभाग्य हुआ खूंटी में आने का। खूंटी में भी मैं बूथ का अध्यक्ष लोगों को संबोधन किया
और मैं सचमुच इतना बड़ा संख्या में सबको देख के मैं बहुत ही आनंदित हूँ। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल ये उठता है, क्योंकि आप दोनों को जिम्मेदारी दी गई है, आप लोग लगातार लगे हुए हैं, पार्टी के अंदर जो गुटबाजी चल रही है उसके बारे में देखिए मैं बहुत प्रदेश में गया हूँ, मेरा खुद का भी प्रदेश है। एक प्रदेश में गुटबाजी मैंने नहीं देखा, झारखंड में। मेरा भगवान को साक्षी करके मैं बोलता हूँ, आज मेरा यहाँ में 1 महीना हो गया, एक नेता ने मुझको आके दूसरा नेता का बारे में नहीं बोला। लेकिन सर बयानबाजी, वो देखिए बयानबाजी क्या होता अलग बात है। मैं माँ कामाख्या का धरती से आया हूँ, मेरा झूठ बोलने से मेरा ऊपर ही कुछ गिरेगा। मैंने हम लोगों को जो पता है, देखिए आप लोगों को पता हो सकता है, किसी का अंदर में कुछ हो भी सकता है, मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन हम लोग का सामने किसी ने आज तक नहीं बोला। तब तो लोकतंत्र नहीं है ना। मतलब क्या है, सबका संकल्प है कि दल श्रेष्ठ है। हमारा बीच में जो भी है, सरकार लाना है, कुछ होगा हम लोग बात करेगा। इस समय हम लोग इसका बारे में बात नहीं करूंगा, यही ज्येष्ठता दिखाया। मैं नहीं बोलूंगा इतना बड़ा पार्टी में किसी का बीच में तानातानी नहीं होगा, मेरा प्रदेश में किसी का साथ तानातानी होगा, हर जगह में तानातानी होता है, लेकिन राष्ट्र सर्वप्रथम है, उसका बाद दल है, पार्टी है। इस बार झारखंड में पार्टी का नेतागण ने निर्णय लिया है कि हम आपस में जो भी मेरा है वो पीछे रखूंगा, सरकार बनाना है, ये सबसे पहला काम है। लगातार बढ़ रहा है, आपने बूथ से निरीक्षण भी किया है, क्या कहेंगे? अभी जो जनपद गोरखपुर में जो हमारी राप्ती नदी है, ये खतरे के निशान से करीबन 1 मीटर ऊपर बह रही है, बट अब ये नदी स्टेबल हो गया है, तो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि अब थोड़ा सा लेवल रिसीड करेगा। टोटल जनपद में करीबन 48 गांव के आसपास प्रभावित हुआ है। अगर आप घाघरा और राप्ती नदी को देखेंगे तो सभी गांव में जो जितने प्रभावित गांव हैं वहां पे राशन वितरण, फूड पैकेट सभी का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। रेगुलर बंधों की पेट्रोलिंग की जा रही है। जितने भी रेन कट्स हुए थे अराउंड 1 वीक पहले, उसको ठीक करा लिया गया है। और मतलब चूँकि अगर नेक्स्ट बार दोबारा अगर बारिश होता है तो उसके लिए हम लोग स्थिति में तैयार रहें। और हेल्थ कैंप्स लगभग 28 हेल्थ की टीम लगाई गई हैं जो रेगुलर इनका स्वास्थ्य परीक्षण कर रही हैं, क्लोरीन की टैबलेट्स वितरित कर रहे हैं, सफिशिएंट मेडिसिन हैं और हमारे CSCs में भी पर्याप्त फैसिलिटी की गई है। तो आज हम लोग बस यही जायजा लेने गए थे कि जहाँ जहाँ एटलीस्ट पानी घुसा है तो वहाँ पे लोगों को राहत सामग्री और सुविधा पहुँचाएगी। तो इसी कड़ी में आज हम लोग का इस निरीक्षण रखा गया। आपके साथ है किस तरह से कितनी कंपनी लगाई गई है? अभी ये मुहर्रम का मास चल रहा है और इसमें हमारे अलग अलग थाना क्षेत्रों में जुलूस इसके निकल रहे हैं और इसके लिए बहुत ही मेटिकुलसली इसकी प्लानिंग की गई है और इसमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा है। करीब हमारी 12 कंपनी इसमें PSC और RAF मिला के इसमें लगी हुई है। इसके अलावा भी गेजेटेड ऑफिसर्स लगे हुए हैं, सब इंस्पेक्टर्स, इंस्पेक्टर्स, कांस्टेबल्स, प्रत्येक लेवल पे पर्याप्त मात्रा में फोर्स लगा हुआ है और प्रत्येक दिन जुलूस निकल रहे हैं इसके और हमारे द्वारा इसकी ड्रोन से भी निगरानी कराई जा रही है। यहाँ पे ऑफिस में हमारा मीडिया सेल है, वो भी इस पे निगरानी रखता है सोशल मीडिया की और प्रयास ये है हमारा कि किसी भी तरीके का इसमें कोई अफवाह ना फैले। सोशल मीडिया सेल उसको मॉनिटर करता है और इस तरीके का अगर कोई प्रयास भी करता है तो उसको तत्काल जो है इसमें उसको खंडन किया जाता है। सर, अपील क्या करना चाहेंगे? मेरी यही अपील है कि प्रत्येक वर्ष की भांति इस बार भी मुहर्रम का जो महीना है वो शांति और सद्भावनापूर्ण तरीके से इसके जितने भी कार्यक्रम हैं वो कराया जाए और इसमें जो प्रतिभा करने वाले हैं वो भी इसमें सहयोग करें और आम जनता का भी इसमें सहयोग प्राप्त हो। सर, धर्मगुरुओं से क्या अपील करना चाहेंगे? ये मुहर्रम के जितने भी फंक्शंस है, जितने भी जुलूस है या अन्य जो कार्यक्रम है उसको कराने के लिए जो भी धर्मगुरु है, मौलाना है, उनसे पहले ही वार्ता कर ली गई है। थाना स्तर पे, जोन स्तर पे भी गेजेटेड अधिकारियों द्वारा उनसे पीस कमेटी की मीटिंग की गई है
और उनका भी सहयोग जहाँ पे भी आवश्यक है प्राप्त किया जा रहा है।